नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए सदस्य यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश शामिल हुआ है। इसका क्या महत्व है? चूँकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये पहली बार इस तरह का विस्तार किया गया है। इस विस्तार का क्या मायने है, खास करके 13th ब्रिक्स समिट अभी 9 सितंबर को होने ही वाला है, तो उस दृष्टिकोण से भी इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे और सबसे बड़ी बात न्यू डेवलपमेंट बैंक के विषय में जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़, ब्रिक्स बैंक एनडीबी एडमिट्स यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश एज न्यू मेंबर्स। 2 सितंबर का ये न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय, मेरे बारे में कुछ बातों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। भानुप्रिया आर्य _ अनअकैडमी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन मेरे क्लास के रिगार्डिंग है, चाहे वो यूट्यूब का क्लास हो या फिर स्पेशल क्लास हो या फिर प्लस का क्लास हो, उन सभी की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है BSP10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। हमारा जो न्यूज़ है वो है यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश ये एनडीबी में शामिल हो गए हैं। एक एक बिंदु को देखेंगे, समझते चले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये यूपीएससी में सवाल पूछा भी गया था 2014 या 15 का, 2014 का संभवतः या 15 का मेंस का परीक्षा का ये क्वेश्चन भी था। उस समय ब्रिक्स बैंक के रूप में ही ये नाम चर्चित था। न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता था या नहीं आया था, लेकिन मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक दोनों बताया था। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि चाहे वीडियो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें आपके काम का जो चीज़ है वो आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए। एक बार अगर आपने उस चीज़ को अपने नोट्स में शामिल कर लिया और दिमाग में सेव कर लिया तो उसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं बार बार आते रहती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि 9 सितंबर को फिर से ब्रिक्स का 13वां समिट होने वाला है, तो वहाँ फिर से वीडियो बनेगा, फिर से मैं आपको उस विषय को पढ़ाऊंगा। लेकिन आप पहले से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान रहे हैं तो आपको उस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा इस तरह से। The new development bank has approved United Arab Emirates, Uruguay और बांग्लादेश as its first new member countries। तो ब्रिक्स के जो देश हैं उसके अलावा पहली बार ये 3 देश इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक में शामिल हुए हैं। NDB has initiated its membership expansion and started formal negotiation with prospective members in late 2020 में ही 2020 के अंत में ही ब्रिक्स बैंक इस तरह के एक्सपेंशन के बारे में विचार विमर्श करने लगा था। इसका जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर चुका था, तो एकाएक ये नहीं हुआ है, पहले से इस पे काम चल रहा है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्जैक्टली क्या है उसको मैं बता देता हूं। तो देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। पहला पॉइंट तो ये है। इसके लिए बहुत पहले से नेगोशिएशन चल रहा था। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई, उसके बाद फिर 1 साल के बाद इसमें 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी, 1 साल के बाद उसमें साउथ अफ्रीका आ गया तो ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, तो इस पे बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को कहा जाता है ब्रेटन वुड संस्था। चूंकि अमेरिका के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर 1945 में इन दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई थी और इन पे आरोप ये लगाया जाता है कि ये संस्थाएं जो हैं ये वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट में काम करती हैं। तो जो हम जैसे कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनका क्या होगा जब ये वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट में काम करती हैं? तो उस समय ये बात हुई कि इन दोनों बैंक के ही पैरेलल जो ब्रिक्स देश हैं, ये 5 देश, ये पांचों देश मिल करके एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाए जो कि न सिर्फ
इन 5 देशों के लिए बल्कि अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। 2015 में इसकी स्थापना कर दी गई। चीन के संघाई में इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। एनडीबी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है विच इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के जो भी कंट्रीज हैं उन सब जगह जो है इसका पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में मुख्य रूप से गरीब कंट्रीज में। एनडीबी मोबिलाइजेज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मेंबर कंट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी इसका जो कार्य क्षेत्र है न सिर्फ मेंबर कंट्रीज के लिए खर्च होता है इसका पैसा और इसका कार्य है, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं वहां भी ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए कर्ज दे सकता है। जैसे आईएमएफ देता है कर्ज, वर्ल्ड बैंक कर्ज देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्ज देता है, वैसे ये भी कर्ज देगा ताकि जो भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं या फिर जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं उनका भी विकास हो सके। ये वास्तव में एक कंप्लीमेंटरिंग द एग्जिस्टिंग एफर्ट ऑफ मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वास्तव में अभी जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, वास्तव में उन सब के पूरक के रूप में ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बताया था कि ब्रिक्स के कंट्रीज ने ये सोचा कि जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं वो वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट में काम कर रही है, इसीलिए हमें जो है अपना इस तरह का बैंक बनाना चाहिए। लेकिन अब इसके बारे में ये लाइन कहा जा रहा है कि ये ब्रिक्स बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये उन संस्थाओं के पूरक के रूप में काम कर रही हैं। उनका मतलब राइवल ये नहीं है बल्कि पूरक हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट्स ऑपरेशन एनडीबी हैज अप्रूव्ड अबाउट 80 प्रोजेक्ट्स टोटलिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ $30 बिलियन। मतलब अभी तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 80 प्रोजेक्ट इसके द्वारा अप्रूवल किया जा चुका है। तो कहने का मतलब है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसको इस बैंक के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। Projects in areas such as transport, water, sanitation, clean energy, digital infrastructure, social infrastructure। social infrastructure का मतलब होता है कि education, health और इस तरह की चीजें। And urban development are within the scope of the bank। इस बैंक का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, जहां जहां ये पैसा अपना लगाती है, वो ये सब एरिया है। ट्रांसपोर्ट, वाटर, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट, ये सब इसके एरियाज हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि एनडीबी बैंक जो है वो क्या है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है, इसकी ये काम किस क्षेत्र में करता है, और इसमें जो नए देश अभी शामिल हुए हैं तो उससे जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं उनका क्या फ़ायदा होगा, इन कंट्रीज़ का क्या फ़ायदा होगा, इस तरह से। तो चलिए, हमने इस टॉपिक को अभी देख लिया। एक बात और इसमें मैं साथ ही साथ जोड़ देता हूँ कि कुछ ही दिन के बाद आपको ब्रिक्स पर एक बहुत ही विस्तारित टॉपिक देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स का समिट जो है 13th समिट इसका 9 सितंबर को होने वाला है, और इन द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया, भारत के चेयरमैनशिप में होने वाला है। वर्चुअल समिट होगा तो 9 सितंबर को है, तो संभवतः 10 सितंबर को इस पे मैं एक विस्तार पूर्वक लाऊंगा। बाकी ब्रिक्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिक्स जो है दुनिया के सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एक फोरम है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 में इन 4 देशों यानी ब्रिक ने इनफॉर्मली इस संगठन की स्थापना कर ली थी। फोरम है एक्चुअली, संगठन पूरी तरह से तो नहीं है, एक मंच है। इस मंच की स्थापना की 2010 में, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक इससे जुड़ गया। इसके बारे में अनुमान लगाया गया था इन 4 कंट्रीज के बारे में, BRIC के बारे में, कि 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये आ जाएंगे। इस कारण से इसकी स्थापना की गई। तो चलिए, हम लोग अब अनअकैडमी के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं तो कुछ चीज़ों को आपको अनअकैडमी के बारे में, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ कब और कितना प्राइस हाइक होगा ये तो पता नहीं, लेकिन प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी पर चाहे किसी भी कोर्स के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन लेना, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर।
अगर हम CSE कैटेगरी के अंतर्गत बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम कैटेगरी की बात करें, तो आइकनिक और प्लस दो पेड कोर्सेज हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं, जबकि आइकनिक के अंतर्गत आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। दोनों के फीस स्ट्रक्चर में भी ऑब्वियसली अंतर होगा। आइकनिक का फी थोड़ा ज़्यादा है और प्लस का कोर्स तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम है, लेकिन आपको 10% डिस्काउंट के साथ प्लस कोर्स इतने में मिल जाता है, यानी 2 साल के कोर्स की बात करें तो ओनली 64,000 में। इधर आइकनिक की अगर 2 साल की बात करें तो 1,04,175 में ये मिल जाता है। लेकिन ये प्राइस जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि बढ़ने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो पहले ही आप ले सकते हैं। ऑप्शनल के लिए भी 19 ऑप्शनल अवेलेबल हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पे फोकस करें, ऑप्शनल को ले लें, और सबसे सही रहेगा कि आप कॉम्बो पैक ले लें ताकि आपको जो है पैसा कम देना पड़े थोड़ा। मेरा क्लास ऑप्शनल यहाँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जो कि 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है, ये स्टार्ट हो चुकी है, और इसका इंट्रोडक्शन क्लास, लेक्चर 1 ये सब हो चुका है। आज ही मतलब कल इसका लेक्चर 1 था, और मंडे से इसका जो है लेक्चर 2 संभवतः होगा। तो आप शाम का ये क्लास होता है एप्लीकेशन पर, इसको कहते हैं फ्री स्पेशल क्लास। तो इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आईआर का बेस बना देगा आपका। ये मेरा प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ सर्च करेंगे, फिर नाम आएगा, फॉलो करेंगे। स्पेशल क्लास के बहुत सारे फीचर हैं, इन सब फीचर को देख सकते हैं। जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होता है इसमें, यानी आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ही बात कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते। मतलब चैटिंग जो है वहाँ इस तरह से है कुछ कि स्टूडेंट आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात ना करके सिर्फ टीचर को मैसेज कर सकते हैं, टीचर रिप्लाई करेंगे। फिर पोल क्वेश्चन यहाँ दिया जा सकता है, और पोल के बारे में बहुत अच्छा ये फीचर है। हाथ आप उठा सकते हैं, वहाँ कुछ फीचर है जिसके तहत आपका सवाल डायरेक्टली मुझ पर, मैं समझ जाता हूँ कि आपको कुछ पूछना है। नेवर मिस अ क्लास, इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी नोटिफिकेशन मिल जाता है। लेक्चर का पीडीएफ आपको आफ्टर क्लास मिल जाता है, वहीं आपको अलग से जो है टेलीग्राम पे खोजने की जरूरत नहीं है। हर एक लेक्चर के नीचे उसका लेक्चर का नोट मिल जाता है। कभी भी इस तरह के क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं, या तो लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड क्लास के अंतर्गत। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में आपको यहाँ दिख रहा है कि ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति का ये क्लास, ये 12वीं क्लास का एनसीईआरटी ये स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र पे हमारा क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यहाँ जनवरी 2021 के बाद का जो एनसीईआरटी ये योजना कुरुक्षेत्र है उसको मैंने कवर किया है। अभी ये एनसीईआरटी स्टार्ट वहाँ किया गया है। इसके अलावा 8 सितंबर से अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मंडे से, अभी तो आप संडे में इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में इसको देख रहे हैं, मंडे से जीएस अपडेट्स का जो क्लास है, जो कि लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर चलता है, वहाँ एनवायरनमेंट का क्लास स्टार्ट होगा। पहला लेक्चर एनवायरनमेंट का है, तो आप लोग लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और 8 बजे से वहाँ मेरा क्लास होता है 8 AM से, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लेट्स क्रैक इट।